हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK मैथ्स 7M पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में गणित का चैप्टर वास्तविक संख्याएं स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके 2 वीडियो पहले हो चुके हैं। आज तीसरा वीडियो होगा। इसमें चल रही है प्रश्नावली 1A। बुक है मनोहर रे। मनोहर रे बुक जो है बहुत अच्छी बुक आती है। इसके सवाल जो हैं वो थे इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें दिए हुए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यही बुक हम पढ़ा रहे हैं, जिसके 2 वीडियो बन चुके हैं। तीसरा वीडियो आज बनेगा। इसमें 2 सवाल हो चुके थे। आज सवाल नंबर 3 बताना है। सवाल नंबर 3 दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसका पहला जो पार्ट है 12, 15 और 21। दूसरा इसका सवाल है 17, 23 और 29। तीसरा सवाल है इसका 8, 9 और 25। तो इसका जो पहला सवाल है 12, 15, 21, इसका हमको HCF और LCM दोनों निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि से इसका हमको HCF और LCM दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना हो चाहे LCM निकालना हो, जितनी संख्याओं का निकालना है, जैसे इसमें 3 संख्याएं हैं 12, 15 और 21 का HCF निकालना है या LCM निकालना है, तो तीनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड किए जाते हैं। तो पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 जो है 2 से कट जाएगा, 2 छाक 12, 6 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। फिर 15 के गुणनखंड करेंगे, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5। फिर 21 के गुणनखंड, 21 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 7 7 से कटेगा। तो 12 के जो गुणनखंड हैं वो हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के गुणनखंड हो गए 3 गुणे 5 और 21 के गुणनखंड हो गए 3 गुणे 7। गुणनखंड करने के बाद अब जैसे हमको पहले निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है, जितनी संख्याएं हैं उनके गुणनखंड करने के बाद उसमें देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है, मतलब वह संख्या जो सब में उपस्थित हो, वही संख्या HCF होती है। जैसे इसमें देखेंगे हम पहले में 2 है, दूसरे में, तीसरे में 2 नहीं है, तो 2 HCF नहीं होगा। आगे भी 2 लिखा है। उसके बाद 3, तो 3 देखिए तीनों संख्याओं में है। 3 3 तीनों संख्याओं में है, इसका मतलब 3 कॉमन हो गया, तो इसका HCF 3 हो जाएगा। फिर निकालना है LCM। HCF कितना आ गया, 3। LCM क्या होता है, LCM में पहले हम कॉमन संख्या लिखते हैं। कॉमन संख्या लिखने के बाद जो संख्याएं बचती हैं उनको भी गुणा करके लिख देते हैं। तो इसमें देखेंगे पहले कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन हो गया, 3 तीनों में है, 3 कॉमन हो गया। उसके बाद 2 संख्याओं में देखेंगे कोई संख्या कॉमन तो नहीं है, तो 12 और 15 में 3 के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। 15 और 21 में कोई संख्या कॉमन नहीं है। 12 और 21 में 3 को छोड़कर कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो अब तीनों संख्याओं में जो गुणनखंड शेष बचे हैं उनको भी गुणा करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, 12 में बचा है 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। 15 में 5 बचा और 21 में 7 बचा। अब इनका गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 7 शून्यम 0, 7 छंग 42। तो LCM हमारा आ गया 420 और HCF आया था 3। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का HCF और LCM आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आप लोग स्वयं हल करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। 3 नंबर के शेष दोनों पार्ट आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा।
जैसे हमने पहला पार्ट बताया है सेम इसी तरह हल होंगे। सवाल नंबर 4 है HCF यदि HCF ऑफ 306,657 बराबर 9 है, तब LCM ऑफ 306,657 ये हमको ज्ञात करना है। मतलब HCF दो संख्याओं का HCF दिया गया है, दो संख्याओं का HCF दिया गया है, तो LCM ज्ञात करना है। तो HCF और LCM और दोनों संख्याओं में संबंध का एक सूत्र होता है। सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं हैं 306 और 657। गुणनफल का मतलब होता है जब संख्याओं का गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 306 गुणे 657 बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF जो है वो हमारा 9 दिया गया है और LCM हमको इसमें ज्ञात करना है, निकालना है। 306 गुणे 657, अब मान हमको निकालना है LCM का। तो LCM के साथ जो 9 लिखा हुआ है वो गुणा में है। जो संख्याएं गुणा में होती हैं तो पक्षांतर करने पर भाग में आ जाती हैं, तो बराबर बचेगा LCM। 9 का पक्षांतर हो गया, 9 से काट दो इसको, 9 से 306 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 त्रुक 27, यहाँ बचेगा 3, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। मान लीजिए ऐसे काटने में दिक्कत है तो 9 से हम 306 को बाहर भाग दे देंगे, भाग करने पर जो आएगा वो हम काट के लिख देंगे। तो बचा क्या, LCM बराबर बचा 34 गुणे 657। अब इन दोनों का गुणा करना है, गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा LCM निकल आएगा। तो 657 गुणे 34, पहले 4 से गुणा करेंगे, 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 4 सत्ते 28, हासिल 2 आएगा, 4 पंचे 20, 20 2 22, हासिल 2 आएगा, 4 छाक 24, 24 2 26 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 2 17, हासिल 1, तिछंग 18, 18 1 19 हो जाएगा, 8 2 1 3, 7 6 13, हासिल 1, 9 2 11 1, 12 1 1 2, 22,338। तो इसका गुणा आ गया 22,338, यही हमारा LCM हो जाएगा। तो जब भी सवाल में दो संख्याएं पता हो और LCM HCF में से कोई भी एक मान पता हो और दूसरा मान ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है, इसमें यही सूत्र लगा देना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इसकी सहायता से हम अगर 3 मान पता है तो चौथा मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इस तरह के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दिया है यदि HCF ऑफ 325, 60 225, 60 HCF ऑफ 225, 60 बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सवाल में दिया है HCF ऑफ 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। मतलब 225 और 60 का HCF जो है वो इसके बराबर है, 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है। तो पहले हम इसका HCF निकाल लेंगे, तो जो HCF आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो 225 और 60 का HCF निकालना है, तो HCF चाहे गुणनखंड विधि से निकालो और चाहे भाग विधि से निकालो। तो इसमें हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। भाग विधि से HCF निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। अब 60 का पहाड़ा पढ़ना है 225 से ज़्यादा ना हो, तो अगर हम 60 का पहाड़ा 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 240 हो गया, तो ये 3 बार जाएगा, 3 शून्य 0 तिछंग 18, 180 आ गया। अब इसको घटा दीजिए, 5 में 0 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ 2 है, 2 में 8 नहीं जाएगा, उधार लेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 में 8 गया, 4 आ जाएगा, 1 में 1 गया, कुछ नहीं, शेष बचा 45।
तो 45 जो है ये हमारा बन जाएगा भाजक और जिससे पहले भाग दिए थे वो हो जाएगा भाज्य। अब 45 से 60 में भाग देना है, 45 से कम, 45 घटाएंगे 5, 5 में 4 गया 1, 15, तो शेषफल आ गया 15। अब ये जो 15 है ये बन गया हमारा भाजक। अब इसके पहले जिस संख्या से भाग दिए थे वो हो जाएगा भाज्य, तो 45 हो गया भाज्य। 15 तियाँ 45, 45 में 45 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, कट गई संख्या। तो अब जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है वही संख्या हमारा HCF बन जाता है, मतलब HCF बराबर आ गया 15। तो जो HCF आया है वो किसके बराबर दिया था, अतः आप HCF आप 225 कामा 60, मतलब ये हो जाएगा 15 बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x। HCF का यहाँ पर हमने मान रख दिया 15 जो आया है, माइनस का 10x, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 10x हो जाएगा, बराबर इसका गुणा कर दीजिए, 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 दूनी 10, 10 1 11, 1125, और ये प्लस का 15 है, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा। पक्षांतर करने पर संख्या अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगी, माइनस में है तो प्लस में जाएगी, गुणा में है तो भाग में जाएगी और भाग में है तो गुणा में जाएगी। तो 10x बराबर आ जाएगा, इसको घटाएंगे 1125 में 15 जाएगा, 1110 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1110 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 111। ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब x का मान आ गया 111। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल फिर देख रहे हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 दिया है, यदि HCF ऑफ 120 कामा 225 HCF ऑफ 120 कामा 225 बराबर है 15, तब LCM ऑफ 120 कामा 225 ये ज्ञात करना है। तो ये सवाल नंबर जो भी 4 बताए थे पीछे सेम उसी तरह है, तो इसको आप लोग 4 नंबर की तरह सॉल्व कर लेना। अगर सवाल ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लेना और ये सवाल आसानी से हो जाएगा। अगला 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल में ट्री मेथड दिया गया है, गुणनखंड का ट्री मेथड, मतलब y दिया गया है, फिर y के 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर हो गया 4 और दूसरा फैक्टर हो गया x, फिर x के 2 फैक्टर कर दिए गए, एक हो गया 3 और एक हो गया 7। तो अब इसमें x और y का मान निकालना है। तो जब भी किसी संख्या के गुणनखंड निकाले जाते हैं, जैसे मान लो कि 6 के गुणनखंड निकालना है, तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो इसके हम गुणनखंड कैसे लिखते हैं, 6 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3, मतलब 6 के जो गुणनखंड आए हैं उनको हम 6 के बराबर गुणा में लिखेंगे। उसी तरह इसमें देखिए x के 2 गुणनखंड हैं 3 और 7, तो इसको लिखा जाएगा x बराबर 3 गुणे 7, तो x बराबर आ जाएगा 21, तो ये x का मान हो गया। उसके बाद y देखेंगे कहाँ लिखा है, तो y बराबर हो जाएगा, पहला फैक्टर 4 है, दूसरा फैक्टर 21 है, 21 का मतलब x है, तो x का मान रखने पर 21 आएगा। y के 2 फैक्टर हैं 4 और x, तो y बराबर हो जाएगा 4 गुणे x, x का मान हो जाएगा 21, गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 84, तो y का मान हो गया 84, x का मान हो गया 21। तो ट्री मेथड के जो भी सवाल होंगे उसमें वही गुणनखंड जो होते हैं उन्हीं को निकाल के हल किया जाता है। इसको देख लेना आप लोग। चालू खाली को बंद करा देना। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया है 18 और 117 के HCF, 18 और
117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करना है तथा 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो 18 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा गया है, मतलब कि HCF ऑफ 18, 117 ये बराबर है 18m माइनस 117 के। 18 और 117 का जो HCF होगा वो 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, लिखा गया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 18 और 117 का HCF निकालना है, निकाल के यहाँ रख देना है, तो m का मान निकल आएगा। इसी तरह का सेम सवाल हमने अभी पीछे बताया था, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 की तरह सेम सवाल है, उसी तरह HCF निकालना है, फिर HCF का मान रखना है, फिर पक्षांतर करके m का मान निकाल लेना है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, स्वयं हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये बताना है। इसमें इसकी व्याख्या करनी है कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें देखना है 6 की पावर n जो है उसके गुणनखंड क्या होंगे। तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 की पावर n। 6 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 6 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब गुणनखंड के बाद देखेंगे गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आई है, 2 और 3। तो हमें पता है कि जब भी 0 लाना होता है तो जब तक 2 गुणे 5 नहीं होगा, मतलब 10 की पावर नहीं बनेगी, तब तक लास्ट में 0 नहीं आ सकता है। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर हम n का मान यहाँ रखें तो n बराबर जैसे हमने 1 रख दिया, n बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 बराबर 6, एक बार गुणा करना है। n बराबर 2 रखने पर 6 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 6 गुणे 6, जितनी पावर होती है उतने ही बार गुणा किया जाता है। तो 6 गुणे 6 हो जाएगा 36। n बराबर 3 रखने पर तो 6 की पावर 3 बन जाएगा, मतलब 6 का 3 बार गुणा, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6 36, और 36 गुणे फिर 6 करना है, तो 36 गुणे 6 हो जाएगा 216। मतलब जितनी भी पावर हम बना रहे हैं लास्ट में देखिए 6 बन रहा है, 0 कभी नहीं आएगा। तो इससे भी सिद्ध हो सकता है कि 6 की पावर n जो है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। या फिर इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। या चूंकि 6 के गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं आता है, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। या तो गुणनखंड से हम आंसर लिख सकते हैं या फिर n का मान रख के निकाल सकते हैं। n जो है यहाँ एक प्राकृतिक संख्या थी, तो n का जो भी मान होगा वो हम 1 2 3 4 मतलब प्राकृतिक संख्या रख के चेक करेंगे। इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। सवाल नंबर 10 है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब जब हम संख्या के गुणनखंड करेंगे तो उस गुणनखंड में एक और उस संख्या के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना बने तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अगर एक और उस स्वयं संख्या के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड बन गया तो वो संख्या उस गुणनखंड से भी कट जाएगी, इसका मतलब वो संख्या भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे हम, पहला सवाल है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें देखेंगे हम दोनों में संख्या में कोई संख्या कॉमन है क्या? इसमें दो पद हैं, एक हो गया 7 गुणे 11 गुणे 13 और एक हो गया 13, दो पद हैं। पद क्या होते हैं? पद जो होता है वो प्लस माइनस चिन्ह से अलग हो जाता है। जैसे यहाँ 7 गुणे 11 गुणे 13 लिखा है तो ये एक पद हो जाएगा, फिर प्लस लग गया तो 13 दूसरा पद बन जाएगा। तो दो पद हैं, दोनों में 13 लिखा है तो 13 हो जाएगा कॉमन। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? तो पहले वाले में बचेगा 7 गुणे 11। कॉमन का मतलब होता है उस संख्या से जिसमें कॉमन लिया गया है उसमें भाग दे दो। तो 13 से भाग देंगे, इसमें 13 कट जाएगा, प्लस इसमें 13 से भाग देंगे तो 13 बटे 13 हो जाएगा, 13 एक कम 13, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये हो गया 13 गुणे 11 सते 77 प्लस 1, तो 13 गुणे 78। अब इस संख्या को हल करने पर जो भी मान आएगा, अब उसके गुणनखंड में एक गुणनखंड 13 आ गया, 78 के भी गुणनखंड हो जाएंगे। मतलब इस संख्या के एक और स्वयं के अलावा भी अन्य गुणनखंड हैं। इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम इसका दूसरा पार्ट भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आप लोग स्वयं हल कर लेना। फिर अगला सवाल हम देख रहे हैं, सवाल नंबर 11। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप सवाल को नोट कर लीजिएगा। हम अगला सवाल बता रहे हैं, सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट ए से सोनिया ने चलना प्रारंभ किया, तो जब ये पूरा वृत्ताकार पथ घूमकर फिर ए पर आ जाएगी तब इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो वो न्यूनतम समय के बाद एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। तो जब भी न्यूनतम या कम से कम बोला जाए तो उसमें क्या किया जाता है? लासा निकाला जाता है। तो इसमें 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल देंगे, जो भी आएगा उतने ही समय के बाद दोनों पुनः मिलेंगे। तो यहाँ 2 से कटेगा, 2 नहीं 18, 2 छाक 12,
9 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। तो इसका एलसीएम जो है वो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो एलसीएम आ गया 36। इसका मतलब हुआ वे दोनों, सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ये हो गया सवाल नंबर 11। फिर सवाल नंबर 12 जो है, तो वही ट्री मेथड वाला सवाल है, गुणनखंड। सवाल नंबर 12 दिया गया है, नीचे दिए गए आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x दिया है, फिर x के 2 गुणनखंड किए गए हैं, एक हो गया 3 और एक हो गया 195। फिर 195 के 2 गुणनखंड किए गए, एक हो गया 3 और दूसरा हो गया y। फिर y के 2 गुणनखंड किए गए, एक है 5 और दूसरा है 13। तो इसमें x y का मान निकालना है। तुमने बताया था कि जो गुणनखंड होते हैं उनका गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है जिसके वो गुणनखंड हैं। तो यहाँ पर y के गुणनखंड हैं 5 और 13, तो हमारा y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 13, तो y बराबर आ गया 13 पचे 65, तो y का मान निकल आया। फिर x का मान निकालना है, तो x के भी 2 गुणनखंड दिए हैं, x के एक गुणनखंड हो गया 3 और दूसरा हो गया 195, 3 पचे 15, 3 9 27 1 28, 3 एक कम 3 2 5, तो 585 हो जाएगा। y बराबर 65 हो गया, x बराबर 585 हो गया। तो ये हमारा हो गया ट्री मेथड का सवाल, जो कि आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल जो 13 नंबर सवाल है, उसी तरह का सेम सवाल हमने पीछे बताया है। दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पीछे सवाल बताया था, सवाल नंबर 11 सेम उसी तरह है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 14 नंबर भी वही दिया है, ट्री मेथड है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका हम बना देते हैं ट्री। तो x दिया है पहले ब्रैकेट में, फिर x के 2 फैक्टर किए गए हैं, x के 2 फैक्टर, एक फैक्टर हो गया 2 और दूसरा हो गया 3381। उसके बाद 3381 के 2 फैक्टर किए गए, एक हो गया 3 और दूसरा हो गया y। फिर y के 2 फैक्टर किए गए, y के 2 फैक्टर, एक हो गया 7, दूसरा हो गया 161, 161। फिर 161 के 2 फैक्टर किए गए, एक हो गया 7 और दूसरा हो गया z। तो इसमें x, y और z का मान निकालना है। तो इसको आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे बताए हैं। फिर है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में दिया है 3 घंटियां हैं जो कि क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सवाल नंबर 15 जो है उसमें 3 घंटियां हैं जो कि 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो हमने इसमें एक सवाल पीछे बताया था अभी, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ वाला सवाल, जिसमें 18 मिनट और 12 मिनट में चक्कर लगाते थे। सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। इसका एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम जो भी आएगा उतने समय बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इसमें एलसीएम निकालना है। फिर 16 नंबर सवाल है, एक कैंटीन में 144 कार्टून केक कोक के जो कार्टून हैं वो 144 हैं और पेप्सी के कार्टून हैं 90।
यदि प्रत्येक समय पे की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अभी हमने बताया था सवाल में जब भी न्यूनतम या कम से कम संख्या निकालनी हो तो उसमें हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन अगर अधिक से अधिक या अधिकतम संख्या निकालनी है तो उसमें एचसीएफ निकाला जाता है। मतलब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 90 से इसको भाग दीजिए, 90 एकम 90, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, घटाएंगे 4 हो जाएगा, 14 में 9 गया 5 हो जाएगा, 54 से भाग देंगे, 54 एकम 54, घटाइए इसको, 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, 8 में 5 गया 3 हो जाएगा। अब 36 से 54 को भाग देना है, 36 एकम 36 हो जाएगा, 14 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 1, 18, 18 से भाग देंगे 36 को, 18 दूनी 36, तो इसका एचसीएफ आ गया 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 17 नंबर सवाल है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। 18 नंबर सवाल जो दिया है उसमें दिया है एक विक्रेता के पास 990 सेब है 990 और 945 संतरे हैं, संतरे हैं 945। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। कम से कम बोला गया है, तो जब भी कम से कम निकालना होगा तो उसमें एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकाल लेना। फिर 18 नंबर सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378। 19 नंबर सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 और 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम तथा एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद बताना है क्या इन तीनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो इसको आप लोग आसानी से लगा लेंगे, हल कर लीजिएगा। 19 नंबर भी लग जाएगा, उसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, हो जाएगा। सवाल नंबर 20 जो दिया गया है वो हम बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में भी ये सवाल आ सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये कंपटीशन भी पूछा जाता है। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। 2 संख्याओं में अनुपात दिया गया है 2:3 और उनका लासा 180 है। लासा मतलब एलसीएम जो है वो 180 है। इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ इसमें हमको ज्ञात करना है। इसका एचसीएफ क्या होगा। तो 2 संख्याओं में अनुपात दिया है 2:3, तो जब भी किसी में अनुपात दिया हो किसी राशि में और उसको मानना हो तो उस अनुपात के साथ एक चर संख्या लगा दी जाती है। तो जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में, तो इसमें माना पहली संख्या बराबर 2x हो जाएगा और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 3x। दोनों के साथ हमने एक चर संख्या x लगा दिया। अब इसका एलसीएम दिया गया है, तो हम एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे पहले दोनों संख्याओं के। तो 2x के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे x, 3x के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे x। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं में पहले कॉमन देखेंगे तो x हो गया कॉमन, उसके बाद जो बचा उसको उतार लेंगे, तो क्या बचा 2 और 3, इसको भी उतार लिया। एलसीएम सवाल का हमको पता है कितना है 180, तो ये बराबर हो जाएगा 180 के। तो x बराबर हो जाएगा 180/2 गुणे 3। गुणा में संख्याएं भाग में जाएंगी, काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 18, 3 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 शून्यम 0। तो x बराबर आ गया 30, तो x का मान हो गया 30। उसके बाद इसका एचसीएफ निकालना था, तो 2x और 3x का एचसीएफ क्या हो जाएगा। 2x के गुणनखंड है 2 गुणे x, 3x के गुणनखंड है 3 गुणे x। तो एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या दोनों में कॉमन होती है, तो दोनों में x कॉमन है तो एचसीएफ हो गया। और x का मान कितना आया है
30। तो ये हमारा इसका HCF हो जाएगा आंसर। तो पहली प्रश्नावली के जो 20 सवाल थे उनमें से हमने अधिकतम सवाल बता दिए हैं और उन्हीं से जो 1-2 सवाल रिलेटेड थे वो हमने आपके लिए छोड़ा है, तो वो आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर गणित समझ में आ रही है, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और बच्चों को लाभ मिल सके। हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी जो सोच है वो बच्चों तक पहुंच सके और हमारा भी जो लक्ष्य है वो आसानी से पूरा हो सके। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे गणित विषय से डरते हैं उनका डर दूर हो जाए और वो गणित में इंटरेस्ट लें, इसलिए हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। तो आप लोग हमारी हेल्प कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।